जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला है इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें इस्तेमाल होने वाले F-35 के बारे में। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को अमेरिका के एक नया आवश्यकता के बारे में बताऊंगा, जिसे अमेरिका ग्वाम आइलैंड में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि चाइना के हमले से इसे सुरक्षित रखा जा सके। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में कजाकिस्तान के द्वारा खरीदे जाने वाले कॉम्बैट व्हीकलों के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से कजाकिस्तान की तरफ से अब रशिया से दूर होके टर्की से कॉम्बैट व्हीकल परचेस करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कम से कम 2 F-35 एयरक्राफ्टों को इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर ITS कैवोर के ऊपर सी ट्रायल किया गया है। दोस्तों ये जो F-35 का वर्जन है ये असल में F-35B मतलब F-35 के वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों को टेस्ट पायलटों के द्वारा यूएस में स्थित नेवल एयर स्टेशन प्रोटेक्शन रिवर वेस्ट से फ्लाई करके इटली के एयरक्राफ्ट कैरियर तक ले जाया गया। इवन दोस्तों जानकारी ये भी दिया गया है कि टेस्ट पायलट और एयरक्राफ्ट के अलावा इस टेस्ट टीम में 180 प्रोटेक्शन रिवर वेस्ट के एयर स्टेशन के पर्सनल भी शामिल रहेंगे, जबकि ये ट्रायल कम से कम 4 हफ्ता तक ऑर्गेनाइज किया गया है। दोस्तों इटली के द्वारा अमेरिका से टोटल 30 F-35 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। इनमें से 15 एयरक्राफ्ट इटालियन नेवी में जबकि 15 एयरक्राफ्ट इटालियन एयरफोर्स में सर्व होगा। इटली को अपना पहला 2 नेवी के F-35 2018 और 2019 के दरमियान मिला है, जबकि एयरफोर्स के पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी फरवरी 22, 2020 के दिन हुआ। दोस्तों इटली का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें यह भी कहा जाता है कि कम से कम 10 एयरक्राफ्टों को हैंगर में स्टोर करने का फैसिलिटीज है, जबकि एडिशनल और 6 एयरक्राफ्ट इसके डेक के ऊपर पार्क किया जा सकता है। मतलब टोटल ये एयरक्राफ्ट कैरियर इमरजेंसी में 16 ऐसे एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है। इटालियन नेवी के ITS कैवर 244 मीटर लंबा और 39 मीटर चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन 27,000 टन है। और दोस्तों ये एक स्मॉल साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इसमें F-35 का इस्तेमाल होने के वजह से इसका कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर टोटल 20 से 30 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, जबकि फिलहाल इसमें 10 AV-8V हैरियर एयरक्राफ्ट और 12 अगस्टा वेस्टलैंड AW101 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। संभावित F-35 एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद हैरियर एयरक्राफ्टों को इससे रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों अब चलिए जानते हैं अमेरिका ग्वाम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तैयारी करना चाहता है। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका के हवाई आइलैंड के बाद ग्वाम आइलैंड सबसे बड़ा बेस है। इवन अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया और चाइना से यही सबसे क्लोजेस्ट अमेरिकन आइलैंड है। ग्वाम आइलैंड के अंदर अमेरिका के महत्वपूर्ण हथियारों को तैनात किया गया है, जिनमें अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट और अमेरिकी नेवी के बड़े आकार के जहाज के बेड़े भी होता है। और दोस्तों इसी वजह से ग्वाम आइलैंड को चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ से सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इवन चाइना द्वारा जिस तरीके का अपना नीतियों को रखा गया है और जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहा है, उसे ये भी अंदाजा लगाना गलत नहीं है कि चाइना का निशाने में सबसे पहले ग्वाम आइलैंड आ सकता है। दोस्तों अमेरिका के ग्वाम आइलैंड को अब प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका को एक 360 डिग्री एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आवश्यकता है। चाइना का बढ़ता हुआ नेवी के ताकत और चाइना जिस तरीके से ग्वाम आइलैंड के नजदीक तक अपने एयरक्राफ्ट और जहाजों को भेजने के लिए कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, उससे अमेरिका की ये आवश्यकता अब दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका के पास मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए थार्ड जैसे इक्विपमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इन सिस्टमों के पास नॉर्थ कोरियन मिसाइलों को रोकने का क्षमता तो है, लेकिन चाइना द्वारा दिन ब दिन हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल जैसे इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और शायद यही कारण है जिसके वजह से थार्ड के बावजूद नया सिस्टम की आवश्यकता महसूस हो रहा है। इंडो पैसिफिक कमांड के हेड एडमिरल फिलिप डेविडसन के द्वारा अमेरिका के अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट AEI को यह भी बताया गया है कि उनके हिसाब से ये जो नया मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ग्वाम के लिए जरूरत है, ये उनके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे प्रमुख में है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि ग्वाम के ऊपर कितना बड़ा खतरा फिलहाल मंडरा रहा होगा। दोस्तों अमेरिका के लिए ये जो लोकेशन है ये महत्वपूर्ण भी है और इसी वजह से अब अमेरिका के उच्च अधिकारियों का भी मानना है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत इसी आइलैंड को है। एडमिरल फिलिप डेविडसन की तरफ से ये भी बताया गया है कि हम बिना लड़े ग्वाम को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अमेरिका के बाहर दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड का चेन भी है। दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन बढ़ने के दरमियान चाइना द्वारा जिस तरीके से अपने बॉम्बर और नेवी के जहाजों के बेड़े को बढ़ाया जा रहा है, उसी वजह से ये खतरा अब दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कजाकिस्तान के कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। हाल ही में कजाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अनाउंस किया गया है कि कजाकिस्तान के मिलिट्री द्वारा टर्की के द्वारा
द्वारा निर्मित अटैकर आर्मा नामक 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल का टेस्ट किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा असलसन नेफर नामक एक रिमोट कंट्रोल स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम का भी टेस्ट कजाकिस्तान के आर्मी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इन इक्विपमेंटों का टेस्ट कजाकिस्तान के करागंडा प्रोविंस में आयोजित स्पार्क्स नामक एक मिलिट्री एक्सरसाइज में किया जा रहा है। दोस्तों ये जो नेफर स्टेबलाइज्ड वेपन सिस्टम है, इसमें 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन के अलावा एक 30 मिलीमीटर के 2A42 ऑटो कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इस सिस्टमों को रिमोट कंट्रोल कॉम्बैट सिस्टम और थर्मल इमेजिंग कैमरा के द्वारा लैस भी किया गया है, ताकि ये दिन और रात दोनों समय में ही समान सटीकता के साथ दुश्मन के ऊपर हमला कर सके। दोस्तों इसे लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये मूव करते हुए भी सटीकता के साथ स्थिर और मूविंग दोनों टारगेट को ही निशाना बना सकता है, और ऐसे कामों के लिए इसमें एक जायरो एडेड स्टेबलाइजेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। दिन और रात दोनों समय के लिए इसमें इमेजिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को भी लगाया गया है, जबकि इसके अलावा एक्यूरेट फायर के लिए इसमें लेजर रेंज फाइंडर और ऑटोमेटिक बैलिस्टिक कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसे और आधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और फायर राउंड काउंटर मतलब लास्ट एमुनेशन के इंडिकेटर भी इसमें लगाया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टमों को भी लगाया जा सकता है। जबकि आर्मा 8x8 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल एक नेटो स्टैंडर्ड के बनाया हुआ कॉम्बैट व्हीकल है, जो फिलहाल कजाकिस्तान के अंदर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। वी शेप मॉड्यूल के साथ ये कॉम्बैट व्हीकल टोटली व्हील बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल है, और इसे टर्की के ओटकर नामक कंपनी द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। दोस्तों ये व्हीकल कम से कम 12 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है, जिनमें इसका ड्राइवर, गनर और कमांडर तीनों ही शामिल होते हैं। फिलहाल टर्की के तरफ से 8x8 के इस व्हीकल के अलावा ओटकर द्वारा निर्मित 4x4 का एक व्हीकल को लेके भी अफ्रीकन देशों में नेगोशिएशन किया जा रहा है, ताकि टर्की इसे बेच पाए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कजाकिस्तान जो असल में सेंट्रल एशिया का एक ऐसा देश है जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद बना, और दोस्तों बनने के बाद से ही ऐसे देशों के ऊपर रशिया के कंट्रोल सबसे ज्यादा रहा, और इन देशों के तरफ से हथियारों के जरूरत को भी रशिया से ही पूरा किया जाता था। इवन दोस्तों रशिया के तरफ से अन्य देशों के तुलना में सेंट्रल एशियन कुछ देश जो सोवियत यूनियन से टूट के बना है, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है और कम प्राइस में आधुनिक हथियारों को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में अगर कजाकिस्तान टर्की जैसे देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये आने वाले समय में रशिया के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना रशिया के हथियार के मार्केट को काफी ज्यादा कंप्रेस करके रखा हुआ है, और हथियारों के मार्केट के अंदर रशिया के शेयर के ऊपर भी सेंधमारी कर चुका है। ऐसे में टर्की अगर उभर के आगे आ रहा है, तो रशिया को अपने हथियारों को लेकर फिर से एक बार सोच विचार करना चाहिए, और साथ में सेंट्रल एशियन देशों के अंदर अपने दबदबे को मजबूत करने के लिए हथियारों के पेशकश को लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।